तो हेलो एवरीवन एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नहीं, सॉरी, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है क्या बेसिकली? इसमें फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे जो चीजें हैं हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होता है। लाइक सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स सबसे पहले तो हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर वाले में कि ये एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, राइट। देखो इतना मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा कि जो तुम्हारा नाइन्थ का डेफिनेशन था कि फोर्स ऐसी जो क्वांटिटी होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में चली जाती है, मोशन से रेस्ट में चली जाती है, या फिर होने का प्रयास करती है। वो सब किताबी डेफिनेशन तो हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे उसको, ठीक है, वो सब पढ़ लेना भाई। इसका जो यूनिट होता है वो सबको पता है, वो क्या होता है? न्यूटन बाबा। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम में, ये तो पढ़ा ही होगा। एम का कितना होता है? केजी। ए का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एन होता है। तो था, एक और चीज हमें पता है, न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ टाइम। ये कौन सा मेथड होता है? सीजीएस मेथड होता है, राइट। ये कौन सा मेथड होता है? सीजीएस मेथड। यस, सीजीएस में निकाल लेना इसको। यार इसको केजी है, इसको तुम ग्राम में चेंज करोगे तो हजार ही हो गया। मीटर को 100, और 3 और 2 5 तो दिख रहा है यहाँ पे, 10⁵। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो हो गया फोर्स क्या होता है। फोर्स एक प्रकार की एक ऐसी क्वांटिटी होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। एक्सटर्नल कॉज होता है, फोर्स एक प्रकार की ऐसी एक्सटर्नल कॉज होती है जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में चली जाएगी या जाने का प्रयास करेगी, मोशन में है तो वो रुक जाएगी या रुकने का प्रयास करेगी। जैसे कोई आदमी चल रहा है और तुमने उसको पकड़ के खींच लिया तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो तुमने वो एक्सटर्नल जो लगाया है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स, राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई फोर्स की। अब इसमें होता है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है? टाइप ऑफ फोर्स, अच्छा इसमें भी देखो दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया कि बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स। दूसरा, दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि हमारा जो नेट एफ है, नेट एफ है वो कितना है? जीरो है। जो नेट एफ है वो जीरो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक सरफेस है जिस पे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी ऐसे खड़ा है, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है? मास एम जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स, एम बराबर एम जी हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कौन सा है? बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सा होता है? जैसे कोई पहाड़ी है, इस पे कोई आदमी ऐसे चल रहा है, तो अगर वो झुकेगा नहीं तो नीचे गिर जाएगा। अगर वो झुकेगा नहीं, झुक के नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो एक अनबैलेंस फोर्स होता है। कितना होता है, कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। एक तो हो गया हमारा बैलेंस फोर्स, एक हो गया हमारा अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। चलिए नीचे नहीं जाता है क्या? तो नीचे जाता है दोस्त। अब पता लगा है मुझे आज पहली बार। ठीक बात है। अच्छा, अब क्या होगा? इसमें और भी फोर्सेस होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जाएंगे। टाइप्स ऑफ, एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं।
टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कौन सा हो गया बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? हाँ जब दो जैसे हमारा सन है, हाँ हमारा सन है और अर्थ है, या फिर दो प्लेनेटरी जो प्लेनेट होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसकी वैल्यू हमें पता है, एफ इज इक्वल टू कितनी होती है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और क्या क्या होता है इसमें? दूसरा होता है, दूसरा वाला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कौन कौन सा फोर्स होता है? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो कौन सा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपल्शन। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो फिर क्या होगा? उसमें भी रिपल्सन ही लगेगा। तीसरा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो हमारा जो आता है वो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। चौथा, वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस क्या होते हैं? जब न्यूट्रॉन के जो प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस का कोई यूज यहाँ पे है नहीं। और भी होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर। तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अब ये तो हो गया फोर्स का, बात की फोर्स क्या होता है। तो मैंने बताया फोर्स इज जो होता है एक प्रकार का ऐसा एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी बॉडी को रेस्ट में है तो उसको जो है रेस्ट से मोशन में लेने का प्रयास करेगा, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का, रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट लाने का प्रयास करेगा। हो सकता है हो भी जाए। और जैसे अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो अगर मैं हाथी के ऊपर फोर्स लगाऊं तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूं लेकिन उसकी पोजीशन उसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस क्या है? इफेक्ट ऑफ द फोर्स कुछ भी हो नहीं रहा है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, राइट। अब देखो न्यूटन बाबा के तीन नियम थे। जो एक्चुअली यहाँ पे चालू होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे न्यूटन बाबा के तीन नियम थे। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा था मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पे देखना बहुत क्वेश्चन आता है मोमेंटम कंजर्वेशन पे। तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन। यार ये तो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको हम तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पहला लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो तुम यहाँ पे एक ट्रेन है, अब इस ट्रेन में तुम क्या हो, ऐसे खड़े हो, ट्रेन की वेलोसिटी है सपोज दैट v। अब अचानक से ट्रेन क्या हो जाती है, अचानक से इसकी वेलोसिटी को हम कर देते हैं जीरो, ये ट्रेन हो जाती है यहाँ पे रुक जाती है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जिसकी? जीरो। तुमको लगेगा धक्का, लगेगा धक्का। क्यों धक्का लगेगा भाई? इसलिए लगेगा क्योंकि जब ट्रेन की वेलोसिटी v थी तो तुम्हारी भी वेलोसिटी कितनी थी? तुम्हारी भी वेलोसिटी थी v। तो जब दोनों की वेलोसिटी v थी, अचानक से जब ये वेलोसिटी ट्रेन की जीरो हुई तो तुम्हारी वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे। यहाँ पर तुम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के रिस्पेक्ट में था। जैसे अब यहाँ पर मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, तो ग्राउंड पे जब मैं बैठूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि तुम चल रहे हो, और जो सामने वाला होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम चल रहे हो। दोनों के देखने में फर्क है, राइट। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? हाँ, उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हमारा वो ट्रेन का था, उस ट्रेन की सर्टेन वेलोसिटी थी और उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में थे, बट अचानक वो ग्राउंड के फ्रेम में चली गई क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। अरे भाई, वो ट्रेन जो था, ट्रेन की कुछ वेलोसिटी थी, उसमें आदमी खड़ा था,
उस ट्रेन की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, जब उस ट्रेन की वेलोसिटी रही होगी तो तुम्हारी भी वेलोसिटी रही होगी, राइट? अच्छा, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? ग्राउंड मतलब जमीन पे कितनी वेलोसिटी है उसकी? जीरो है। अचानक से क्या हुआ, ट्रेन ने जब ब्रेक लगाया तो वो ग्राउंड के फ्रेम में चला गया, लेकिन तुम तो ट्रेन के फ्रेम में थे, ट्रेन की तो वेलोसिटी थी, तो तुम्हारा बॉडी क्या बोलेगा? बॉडी ये बोलेगा नहीं भाई, हमको ट्रेन के फ्रेम में रहना है, तो ट्रेन के फ्रेम में रहना है तो तुमको वो धक्का लगेगा। इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी उस अपनी प्रेजेंट कंडीशंस को बनाए रखने के लिए उस फोर्स का अपोज करेगी। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई ना कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े। अगर लगाएंगे तभी जाके वो रुकेगा। तो गाड़ी उस चीज का क्या करती है? अपोज करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि हम, सर आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में या बैठे होते हैं या किसी मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं, अचानक से चलती है तो हमें धक्का लगता है। धक्का इसलिए लगता है, अब मान लो हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और गाड़ी अभी चल नहीं रही है, अचानक से उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को चालू किया, तो हमें पीछे से तरफ क्या लगेगा? धक्का। उस धक्के को हम, उस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली बोलते हैं इनर्शिया की प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? यस। इनर्शिया वाला तो कॉन्सेप्ट आसान है। ठीक है। यस। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है दूसरा जो न्यूटन बाबा का नियम था वो था मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया हाँ, नहीं ये तो बेसिक सी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ही होता है बेसिकली। यस। एफ इज इक्वल टू, यस। तो जो नेट फोर्स होता है बेसिकली, वो नेट फोर्स क्या होता है? हाँ तो, हाँ यही बात मैं अभी कह रहा हूँ। अबे गधे, मैं क्या फारसी में बोल रहा हूँ क्या? अबे भूतनी के, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। क्या? एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो भाई यही तो है वो। एफ इज इक्वल टू, हाँ, डीपी बाई डी टी। यस। हाँ, तुमको पहले से पढ़े हो तो तुमको आता है और बाकी लोगों को नहीं आता ना। ओके, रेट इन चेंज इन मोमेंटम, रेट इन चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द फोर्स। तो यहाँ पे देखो, एफ इज इक्वल टू डी, और पी की वैल्यू कितनी होती है? एम वी डिवाइडेड बाय डी टी। एम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये अलग हो जाए तो क्या करोगे? अरे फैल जाओगे, ये अलग हो जाएगा तो। ये अलग हो गया ना जिस दिन मास अलग अलग हो गया, तो तुम्हारे जो, तुम्हारे को, तुमको दिन में तारे दिख जाएंगे। ये याद रख लेना, ये अलग अलग हो गया तो तुम पेपर में एकदम निश्चित इसको क्या करोगे? यहाँ लिख लो इसको, तुम लिख लो यहाँ पे, तुम इसको फैल जाओगे। ठीक है। हाँ, ये अलग हो गया जिस दिन तो फैल जाओ। ये कांस्टेंट रहता है इसलिए तुम क्वेश्चन कर लेते हो। लेकिन जो रॉकेट होता है ना, हाँ देखो रॉकेट जो होता है, ये देखो ये रॉकेट है। इस रॉकेट के ऊपर जब ये ऊपर जाता है तो ये फ्यूल बहुत सारा नीचे छोड़ता है, देखे हो ना? हाँ, बहुत सारा ईंधन छोड़ता है नीचे की तरफ। तो जब वो बहुत सारा ईंधन छोड़ता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, वहां पे ये नहीं लगेगा, वहां पे ये चेंज हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। वहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा। यस, वहां पे वो कांस्टेंट नहीं होगा भाई। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? एम में। अरे ये तो नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हो। एफ इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बशर्ते हमारा जो मास है वो क्या होना चाहिए? मास कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मास कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल हो गया तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन नहीं लगेगी। फिर हमें वो इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो वेरिएबल हो गया तो क्या करोगे? एफ इस का इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो? हाँ ठीक है, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी।
ये हो जाएगा वो, सॉरी हाँ, हाँ ये हो जाएगा वो, एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी इंटू एम डी वी बाई डी टी। अब ये चेंज हो रहा है ना दोस्त, यस, तो बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लियो इसको। अच्छा, तीसरा नियम बताओ क्या है भाई, तीसरा नियम बताओ। तीसरा नियम तो वही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, अच्छा, इसका हाँ तो इसका इसको याद रखने का इसका सबसे बढ़िया है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। अबे भूतनी का यही होगा। हाँ, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये, अबे पढ़ ले भाई, पढ़ ले भूतनी के। हाँ, 3 घंटे मस्ती कर लियो। इसका बेसिक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, चलो आदमी नहीं, हमेशा आदमी खड़ा रहता है, इसका मास है एम। तो धरती है, ये धरती माँ पर कितना फोर्स लगाएगा, धरती पे बोझ बनेगा, ये कितना बोझ बनेगा, ये बोझ बनेगा अपने भार के बराबर, एम जी। तो जब ये धरती पे फोर्स लगाएगा, जब ये धरती पे बोझ बनेगा, तो धरती इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगी। उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं बोलो? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और इधर की तरफ ये एम जी की लगाएगा। अगर ये एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स हुआ, तब तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। अगर एम जी और नॉर्मल से कोई अलग अलग हुआ तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। वो ऊपर बताया मैंने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। भाई देखो, ये जो है ना, ये न्यूटन बाबा के 3 नियम जो है वो हमने आज आपको बताए, बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है। अबे भाई यार, ये क्या लफड़ा है। हाँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये जो है, अजय नोट्स में दे दूंगा। हाँ, अरे भाई देखो, सिलेक्शन तो क्वेश्चन करने से होगा, थ्योरी पढ़ने होने से कुछ नहीं। ये क्या, एफ इज इक्वल टू एम इन टू, नहीं पता तुमको? ये तो पता ही था। हाँ, थर्ड वाला, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तेरी, नहीं, मास चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा वो, यूनिट बताने बैठोगे भैया, इतना तो मैं मान के देखो, ये जो एग्जाम फॉर ऑल है ना, पीयर टू पीयर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो हम भी झुंड बना के पढ़ाते। पीयर टू पीयर में आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली होगा। हाँ जी, यस। चलो अब अगला देखो, अब अगला क्या करेंगे हम, इसके ऊपर नहीं जाएगा दोस्त, इसके बाद हमें नया लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ले लिया नया। ठीक है, हम ऊपर से चलते हैं। चलो, अब लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज करेंगे वो होगा ड्राइंग। अरे देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग एफबीडी। एफबीडी को ड्रॉ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बेसिक को ड्रॉ करो। एक सरफेस है, इस सरफेस को यहाँ पे ले लिया है ऐसे, इसके ऊपर रख लिया हमने इस ब्लॉक को। ठीक है, इसका मास रख लिया एम। अच्छा बताओ, फोर्स कौन कौन सा लगाएगा? नीचे की तरफ ये धरती पे बोझ बनेगा कितना, एम जी। जितना इसका भार होगा उतना ही तो बोझ बनेगा। ये जो है धरती माँ इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स। खत्म, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, आसान तो है। दूसरा देख लो यार, यस, दूसरा देख लो। दूसरे में क्या करेंगे? यार ये थोड़ा मैंने, थोड़ा ना बड़ा लिख दिया है ये, इसको ना थोड़ा मिटाते हैं, इसको मिटा दो थोड़ा, यहाँ पे लिख दो इसको एम जी। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। देखो, इसका मास कितना रख दिया, m1, इसका मास कितना रख दिया, m2। अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई इन दोनों का।
चलो पहले पहले वाले का बनाते हैं, दूसरे वाले का बनाते हैं। चलो। हम्म। ये कितना लगाएगा? M2G। इसके ऊपर M1 भी तो लगा रहा होगा। अरे उसके ऊपर भी तो बैठा है एक। कौन सा? M1G। ये धरती माँ इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल N1 लगा रही होगी। तो N2 बोल दो, ये टू टू है तो। हाँ ये टू टू है तो N2 बोल दो। ये ऊपर भी लगा रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स, उसको लगा रहा होगा ऊपर वाले को। ठीक है। हाँ। ये M1 क्या कर रहा होगा? M1 ऊपर से एक फोर्स लगा रहा होगा। M1G। इसको एक ऊपर से, नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा। N1 हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। आसान तो है। अरे भाई, यस, इट्स वेरी इजी। हम्म। क्या क्या? हाँ तो लगा तो रहा है। अरे भाई तो मेरे M1G लगा तो है, इधर देखो, एक M1G और एक M2G, दोनों का डायरेक्शन नीचे ही तो है। फिर से देख लो। हाँ फिर से देख लो। फिर से देख लो भाई। ये पहला वाला ब्लॉक है। यहाँ पे पहला वाला ब्लॉक लिख लो। और यहाँ पे दूसरा वाला भारी वाला ब्लॉक लिख लो। चलो। ठीक है। यहाँ पे ले लिया ब्लॉक हमने M1। यहाँ पे हमने ब्लॉक ले लिया M2। अच्छा। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा भाई। कितना लगा रहा होगा? M2G। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एक धरती माँ लगा रही होगी। N2। N2। हम्म। ये इस वाले सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर वाले को नॉर्मल फोर्स हम क्या बोल देते हैं? N1। इसको एक फोर्स महसूस हो रहा होगा, जो M1 का वेट होगा वो। भाई तुम्हारे तुम्हारे पापा के ऊपर, मान लो तुम अपने पापा के ऊपर कंधे पे बचपन में जब चढ़े होगे, तो तुम्हारे पापा को भार तो महसूस हो रहा होगा ना तुम्हारा। वही तो है ये M1G। ये M1G वही है। ये N1 ऊपर की तरफ है भाई। ये M1G कितना लगेगा? नीचे। और N1 कितना लगेगा? ऊपर। हो तो गया यार फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ भी नहीं है इसमें। हम्म। छोड़ो। तीसरा। चलो इंक्लाइंड प्लेन पे चले जाओ। ये देखो। ये देखो। ये क्या ले लिया? एंगल थीटा। इस पे हमने रख दिया एक ब्लॉक। ठीक, इसका मास कितना है? चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। क्या हो जाएगा बोलो? mg। हाँ। mg इधर। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा, तो यानी कितना हो जाएगा बोलो? mg sin थीटा। समझे? इधर की तरफ कितना हो जाएगा बोलो? mg sin थीटा। हमको इसी से तो मतलब है, यही तो इसको नीचे लुढ़का रहा है। कौन लुढ़का रहा है? जी sin थीटा। और कौन लुढ़काएगा यार? अरे कुछ नहीं इसमें। ठीक है। यस। हाँ भाई, और कितना हुआ? जी sin थीटा। फिर से बताऊं क्या? अच्छा चलो ठीक है, ले लिया। यहाँ पे ले लिया। एक ब्लॉक यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे ले लिया। इसको ले लिया स्ट्रेट लाइन में। सॉरी, इसको ले लिया यहाँ पे ब्लॉक। इसका मास कितना है बोलो? अबे तो ये नीचे जो लगेगा, वो कितना लगेगा बोलना? mg। ये कितना है? थीटा। ये कितना है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अरे बोलो भाई। तो ये जब 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इस वाले के। फोर्स है ना, तो फोर्स के कंपोनेंट होंगे। ये कितना हो जाएगा बोलो? mg cos 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा वो? mg sin थीटा। आसान तो है भाई।
हाँ, तो इसी वजह से जब हम सीढ़ी सीढ़ी या पहाड़ी पे जब हम चढ़ते हैं तो जो नीचे की तरफ हमें जो ढकेलता है वो यही होता है, एमजी साइन थीटा। यस। बस बस बस। तो ये देखो, ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम है। इसको थोड़ा सा तो हम सीख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये पढ़ लियो, मैं इसका नोट्स तुमको दे दूंगा। इससे पहले भी था। हाँ, तो जितने मैंने है सब पढ़ाए मैं दे दूंगा तुमको, तो पढ़ लेना। बस कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लियो, ठीक है। यस, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।